हेलो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आज के आर्टिकल जो हैं मेंस और पीटी दोनों के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं। इसीलिए मैं जल्दी से इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और आप लोग इस सेशन में धैर्य के साथ डटे रहें और सभी आर्टिकल को आप रिटन करते चलें, मेन पॉइंट को कीवर्ड को लिखते चलें और शॉर्ट नोट के रूप में तैयार करते चलें। देखता हूँ आज की एपिसोड में पहला आर्टिकल, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। क्या है ये आर्टिकल? भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन वैश्विक कृषि सहयोग का नया घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जारी हुआ ब्रिक्स देशों का ऐतिहासिक कृषि घोषणा पत्र। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको हम रख सकते हैं जीएस पेपर थ्योरी के अंतर्गत, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के तहत। देखता हूँ ये क्या है। आयोजन और पृष्ठभूमि, इवेंट एंड बैकग्राउंड को देखता हूँ क्या है। आयोजन क्या है? भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक 12 से 13 जून 2026 को इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। ब्रिक्स का कृषि महत्व। ब्रिक्स देश वैश्विक आबादी का लगभग 50%, वैश्विक कृषि भूमि का लगभग 42% और विश्व खाद्यान्न उत्पादन का 42% प्रतिनिधित्व करते हैं। घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन क्या है? बैठक के अंत में सर्वसम्मति से इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जो एक किसान केंद्रित संयुक्त घोषणा पत्र है। थीम विशेष संवाद क्या है? बैठक में छोटे किसान, महिलाएं और युवा खाद्य सुरक्षा और का भविष्य संभालना विषय पर विशेष चर्चा की गई। चौथे नंबर पॉइंट है मुख्य विशेषताएं। प्राथमिकताएं संक्षेप में ये हैं: खाद्य और पोषण, व्यापक सहयोग, सतत खेती, नवाचार व तकनीक आगे है। सबसे महत्वपूर्ण नई पहल इसमें क्या है? कृषि पारिस्थितिकी और पुनर्योजन, कृषि पर ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्र नेटवर्क स्थापित करना, डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क स्थापित करना, बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों का वैश्विक मंच स्थापित करना, ब्रिक्स एग्रीन स्थापित करना। अगला पॉइंट है मौजूदा पहलों में क्या क्या सुधार हुआ है वर्तमान में। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच हो गया, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंजेस, ब्रिक्स वाटिका हो गया, भारत की घरेलू नीतियाँ हो गया चर्चा में। उर्वरकों पर सब्सिडी जारी है। यूरिया 2266 रुपये और DAP 1350 रुपये प्रति बोरी। और छोटे किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पर्यावरणीय मुद्दे, एल नीनो के प्रभाव, कार्बन क्रेडिट और फूड लॉस, फसल कटाई से बाजार तक होने वाली खाद्य हानि को कम करने पर रणनीति बनाई गई है। अगला आर्टिकल है CSIR NISCPR ऑर्गेनाइज्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बेसिक्स ऑफ कोहा सॉफ्टवेयर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय CSIR NISPR ने कोहा सॉफ्टवेयर के बुनियादी तत्वों पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे मैं रख सकता हूँ जीएस पेपर थ्योरी के अंतर्गत। इसका आयोजन देख लेता हूँ। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, CSIR NISCPR
DPR ने 10 से 12 जून 2026 तक नई दिल्ली में कोहा सॉफ्टवेयर के बुनियादी तत्वों पर एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोहा क्या है? यह एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेशन, स्वचालन में व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना और ILMS के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में व्यावहारिक कौशल प्रदान करना। प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? प्रतिभागियों को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मूल सिद्धांतों, कोहा आर्किटेक्चर, लिनक्स इंस्टॉलेशन, कैटलॉग मैनेजमेंट, पैटर्न मैनेजमेंट और रिपोर्ट जनरेशन का सैद्धांतिक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। महत्व क्या है? यह पहल पुस्तकालय सूचनाओं सेवाओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी को अपनाने और देश भर के पुस्तकालयों एवं ज्ञान संस्थानों का डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करती है। अगला आर्टिकल है नीति आयोग से संबंधित। इंडिया फ्रांस ATL ब्रिज टू स्ट्रेंथेन बाइलेटरल इनोवेशन कोऑपरेशन थ्रू स्कूल इनोवेशन लैब्स, लैंडमार्क इनिशिएटिव बाई अटल इनोवेशन मिशन एंड लॉ फाउंडेशन डैसोलूट सिस्टम्स कनेक्ट्स यंग innovators in India and France through the shared innovation ecosystems। भारत फ्रांस ATL ब्रिज स्कूल नवाचार प्रयोगशालाओं के माध्यम से द्विपक्षीय नवाचार सहयोग सुदृढ़ करेंगे। भारत इनोवेशन 2026 के अवसर पर फ्रांस के निस में जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। इस पहल के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत फ्रांस ATL ब्रिज क्या है? समझौता क्या है? नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और फ्रांस के लॉ फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम के बीच भारत फ्रांस ATL ब्रिज की स्थापना हेतु समझौता हुआ। आयोजन या घोषणा फ्रांस के निस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में की गई। उद्घाटन जो है PM मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के द्वारा किया गया। मुख्य पहल क्या है? भारत के अटल टिंकरिंग लैब मॉडल की तर्ज पर फ्रांस में पहली स्कूल नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत शुरू की पहल का लक्ष्य सीमा पार सहयोग को मजबूत करना है। यह वसुधैव कुटुंबकम दर्शन पर आधारित है। अटल नवाचार मिशन एक नज़र में 2016 में शुरू हुई। इस मिशन के तहत भारत में अब तक 10,000 से अधिक ATL स्थापित हो चुके हैं। इनसे 1.1 करोड़ से अधिक AI, रोबोटिक्स और 3D डिजाइन जैसे नवीनतम तकनीकें सीख रहे हैं। मिनिस्ट्री अगला चैप्टर है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, विधि और न्याय मंत्रालय। ये हम रख सकते हैं GS पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नेंस के तहत। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने दिशा की टेली लॉ पहल योजना और सुधार उत्सव के अंतर्गत धर्मशाला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 15 जून 2026 को केंद्रीय कार्यशाला आयोजन।
क्या है देखता हूँ। दिशा योजना और सुधार उत्सव। दिशा योजना यह न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुँच को मजबूत करना और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना है। सुधार उत्सव उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में न्यायालयों को डिजिटल रूपांतरण और न्यायिक संरचना में हुए बदलाव को प्रदर्शित करना है। टेली लॉ प्रौद्योगिकी ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर आम लोगों तक कानूनी सलाह पहुंचाना। मुख्य लॉन्च हो गया न्याय प्रबोधन अभियान। यह 1 वर्ष तक चलने वाला कानूनी जागरूकता अभियान है जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। 19 सेकंड में अधिकार जाने, नागरिकों को त्वरित कानूनी जानकारी देना, न्याय प्रश्नोत्तरी, युवाओं में संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की समझ विकसित करना, जनहित प्रतिज्ञा, प्रो बोनो प्लीज, वकीलों और छात्रों को कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सेवा, स्वैच्छिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोजेक्ट GIB एड्स 3 चिक्स। प्रोजेक्ट अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रोजेक्ट GIB एड्स 3 चिक्स, टेकिंग कैप्टिव स्टॉक टू 94 बर्ड्स। यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। 26 chicks hatched so far in 4th year of कैप्टिव ब्रीडिंग हो गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रोजेक्ट GIB के तहत 3 चूजे शामिल किए गए हैं जिससे बंदी पक्षियों की कुल संख्या इतना हो गई है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। बंदी प्रजनन के 4थे वर्ष में अब तक इतना चूजे निकले हैं। उसके बाद परविष्टि, इतना चूजे निकले हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट GIB के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में 3 नए चूजे, 1 जंगली अंडे और 2 अंडों से शामिल किए गए हैं। कुल संख्या इसके साथ ही बंदी प्रत्याशियों की कुल संख्या अब 94 हो गई है। 4थे वर्ष की सफलता। बंदी प्रजनन के 4थे वर्ष में अब तक कुल इतने चूजे तैयार कर लिए गए हैं। पैदा हुए इन चूजों में से इतना कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, 4 प्राकृतिक प्रजनन से और इतना जंगली अंडों से निकलते हैं। जब स्टार्ट इंटरवेंशन राजस्थान में इस पहल के तहत जंगली अंडों के बदले 3 चूजे प्राकृतिक माहौल में निकले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शुरुआती जेनेटिक आनुवंशिक विविधता को बेहतर बनाना और शिकार होने के जोखिम को कम करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वैज्ञानिक नाम एरडीओटिस नाइग्रिसेप्स। राजपक्षी, यह राजस्थान का राज्य-पक्षी है। इसे स्थानीय भाषा में गोंडावन कहा जाता है। प्राकृतिक आवास क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। यह भारत का प्रमुख घास मैदान प्रजाति फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज है। विस्तार। इनकी सबसे बड़ी आबादी राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसके अलावा ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहुत छोटी संख्या में पाए जाते हैं। आबादी में गिरावट के प्रमुख कारण थ्रेट, पावर लाइन्स में टकराव, कमजोर फ्रंटल विजन के कारण पक्षियों का हाई टेंशन, तारों से टकराना इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। आवास का नुकसान। नई कृषि, सिंचाई और उद्योगों के विस्तार के कारण इनके प्राकृतिक आवास, घास के मैदानों का सिकुड़ना, धीमे प्रजनन दर और परभक्षी मादा
GIV आमतौर पर एक ही अंडा देती है, जिसे अक्सर आवारा डॉग्स, लोमड़ी और सुअरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। संरक्षण के प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राजस्थान और गुजरात के प्रमुख GIV आवासों में बिजली के तारों को भूमिगत अंडरग्राउंड करने और बस्टर्ड लगाने के निर्देश। प्रजनन केंद्र। आबादी को तेजी से बढ़ाने के लिए जैसलमेर, राजस्थान के संघ क्षेत्र में संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना और उसका सफल संचालन। अगला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित आर्टिकल है इंडियाज स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। पोज टू द reach $45 billion in next decade. Over 400 space startups driving the next phase of growth. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में $45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप विकास के अगले चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री महोदय ने कहा, हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक विज्ञान और समाज के बीच बढ़ता जुड़ाव रहा है। नागरिक खुद को भारत की वैज्ञानिक प्रगति में हितधारक के रूप में देख रहे हैं। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। स्पेस इकोनॉमी। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 8 से 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। स्पेस स्टार्टअप्स। देश में अब 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स सक्रिय रूप में से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस में स्पेस टेक, पीएम गति शक्ति, ड्रोन निगरानी और शहरी विकास कार्यक्रमों में बुनियादी ढांचा नियोजन के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 और मंगलयान पहले प्रयास में सफल ने भारत को अग्रणी अंतरिक्ष देशों में शामिल किया है। हालिया PSLV मिशन में आई तकनीकी समस्या गतिविरोध का भी समाधान कर लिया गया है। राइज कॉन्क्लेव 2026 थीम क्या हो गया? विकसित भारत 2047 के लिए नवाचार और उद्यमिता विकास। मुख्य बिंदु क्या है? इसमें 125 से अधिक स्टार्टअप ने एरोस्पेस, डीप टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि खाद्य नवाचार का प्रदर्शन किया। अगला आर्टिकल है PIV बैकग्राउंड से संबंधित। विश्व वायु दिवस 2026 भारत की 100 GW और उससे आगे की राह पर विष्टि 14 जून 2026 बाई PIV दिल्ली। PIV बैकग्राउंड। ग्लोबल विंड डे 2026। ग्लोबल विंड डे 2026 चार्टिंग इंडियाज पाथ टू 100 गीगावाट एंड द बियॉन्ड। विश्व वायु दिवस 15 जून को। 2026 की थीम क्या रही? गोवा में विंड एनर्जी, एम्बिशन टू एक्सेलरेशन थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। अनुमानित क्षमता क्या है? 120 मीटर की ऊंचाई पर इतना गीगावाट, इतना मीटर की ऊंचाई पर इतना गीगावाट। शीर्ष भवन ऊर्जा क्षमता वाली राज्य इतना मीटर है, इतना है। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य ऊर्जा 2026 तक भारत के स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हो गई है। भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। रिकॉर्ड वृद्धि। भारत ने 25-26 में अपनी अब तक की सबसे अधिक वार्षिक स्थापित क्षमता 6.05 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू विनिर्माण विंड टरबाइन के पुर्जों ब्लेड टावर गियर बॉक्स में भारत में ने 72
80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। वैश्विक भागीदारियां भारत ने ऑफशोर विंड और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और बेल्जियम के साथ साझेदारी की है। अगला क्या है भविष्य के लक्ष्य। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट से और 2036 तक 56 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ग्रिड को स्थिरता। भारत में लगभग 45% पवन ऊर्जा का उत्पादन उच्च मांग पीक डिमांड के समय होता है, जो सौर ऊर्जा की कमी को पूरा कर ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाता है। घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला। विंड टर्बाइन की उत्पादन क्षमता 2014 के 10 गीगावाट से बढ़कर मार्च 26 तक लगभग 24 गीगावाट हो गई है। सरकार की प्रमुख पहलें और नीतियाँ। अब सौर अपतटीय पवन ऊर्जा विकास। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 to 500 मेगावाट कुल 1000 मेगावाट की ऑफशोर पवन परियोजना के लिए 6,853 करोड़ की वायबिलिटी में गैप फंडिंग को मंजूरी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस। कीमतों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को राजस्व निश्चितता प्रदान करने के लिए 500 मेगावाट का CFD पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आर्थिक प्रोत्साहन क्या हो गया 25-26 के दौरान। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन GBI योजना के तहत 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बाजार सुधार। लगातार मांग सुनिश्चित करने के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत एक समर्पित विंड घटक लागू किया गया है और उद्योगों द्वारा सीधी खरीद के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स बनाए गए हैं। संस्थागत उपाय क्या है। भूमि ट्रांसमिशन और नियामक चुनौतियों के समाधान के लिए जनवरी 2026 में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। वैश्विक भागीदारियाँ। ग्लोबल पार्टनरशिप क्या है। भारत तकनीकी हस्तांतरण और ग्रिड एकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा रहा है। यूनाइटेड किंगडम विजन 2035 के तहत फरवरी 2026 में भारत यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स शुरू की गई है, जो मार्केट डिज़ाइन और ब्लेंडेड फाइनेंस पर केंद्रित है। बेल्जियम WEF 2026 में भारत और बेल्जियम ने ऑफशोर विंड और ग्रीन टैक्सोनॉमी में सहयोग की पुष्टि की है। डेनमार्क 2029 के सहयोग समझौते को मई 2025 में नवीनीकृत किया गया है, जिसके तहत पावर सिस्टम मॉडलिंग और संयुक्त विशेषज्ञ प्रशिक्षण पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकताएं। नए राज्यों में विस्तार। प्रौद्योगिकी और एकीकरण। ग्रिड आधुनिकीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित फोरकास्टिंग पूर्व अनुमान साधनों का उपयोग करना। हाइब्रिड समाधान। ऊर्जा भंडार से जुड़े बिजनेस मॉडल के जरिए पवन ऊर्जा को राउंड द क्लॉक RTC 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों में एकीकृत करना। निर्यात। पूरी वैल्यू चेन में घरेलू उत्पादन को मजबूत करना आदि। निर्यात। पूरी वैल्यू चेन में घरेलू उत्पाद को मजबूत करना ताकि भारत वैश्विक बाजारों के लिए विंड टर्बाइन निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन सके। अगला आर्टिकल है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय GS पेपर 3 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन पद्मश्री डॉक्टर गौतम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रिकॉन्स्टिट्यूट्स एग्रो
बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी, पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम अपॉइंटेड चेयर। कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति पुनर्गठन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा वन वर्ष के लिए आधार जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 13(1) के तहत अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम, पूर्व अध्यक्ष NBA एवं PPV एवं FRA, सह अध्यक्ष PPV FRA के अध्यक्ष। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? कृषि जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और पहुंच एवं लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना। इसका प्रमुख कार्य क्या है? बीज क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान की समीक्षा करना, संकटग्रस्त वनरेबल देसी फसल किस्मों और पशु नस्लों का संरक्षण करना, ITPGRFA जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता समझौतों एग्रीमेंट की तकनीकी सलाह। लक्ष्य प्राप्ति क्या है? यह समिति भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य NBSAP 4 एवं 13 और सतत विकास लक्ष्य SDG 2 शून्य भूख यानी कि भूखमरी कम करना, जीरो हंगरशिप, 13 जलवायु कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन और 15 भूमि पर जीवन को हासिल करने में मदद करेगी। अगला आर्टिकल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित, जो कि आर्टिकल में लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन्म के समय गरिमा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बढ़ावा देना इसमें शामिल किया गया है। इसको हम GS के तौर पे GS पेपर 1 में सोसाइटी के अंतर्गत रखेंगे। और यदि GS पेपर 2 की बात करें तो GS पेपर 2 में गवर्नेंस इसमें सोशल जस्टिस के अंतर्गत रखेंगे, वनरेबल सेक्टर के तहत। ये क्या है? संबंधित मंत्रालय कौन है इसके? यह योजना मुख्य रूप से 3 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 3 मंत्रालय के संयुक्त पहल है, यानी ज्वाइंट इनिशिएटिव है। प्रमुख उपलब्धियां एवं आंकड़े की अचीवमेंट एंड द डाटा। इस योजना ने प्रमुख लैंगिक संकेतकों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जन्म के समय लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर SRB वर्ष 2014-15 में 1918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1929 हो गया है। यह लिंग भेद भावपूर्ण चयनात्मक गर्भपात को रोकने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने का परिणाम है। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन शिक्षा मंत्रालय के एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 14 से 15 में 75.51% से बढ़कर 24 से 25 में 80.2% हो गया है। अब अगला आर्टिकल क्या है जो देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संचार मंत्रालय सूचना एवं जनसंचार मंत्रालय से संबंधित है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। देखता हूँ इसमें क्या है। संचार एवं DONER मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी प्रधान डाकघर और रेहधार शाखा डाकघर के बीच ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा 12 जून 2026 से शुरू की गई। यह पहल श्री
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ हुई बातचीत के दौरान प्राप्त प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र और अधिक कुशल संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया था। डाक सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की केंद्रीय मंत्री के विजन से प्रेरित डाक विभाग ने अगले 2 से 3 महीनों में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें मंडी रेहर धार मार्ग इस पहल को शुरू करने वाला पहला मार्ग होगा। अगला आर्टिकल है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित, जो कि जाएगा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। यह हस्बेंड्री और डेयरी उत्पादन के अंतर्गत जाएगा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में। केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर में इंटीग्रेटेड एका पार्क की आधारशिला रखेंगे। इंटीग्रेटेड एका पार्क की आधारशिला बिहार के भोजपुर में और तथा पटना में एनएफडीवी क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यूनियन मिनिस्टर और सीएम ऑफ बिहार के सहयोग से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अगली आर्टिकल है। राष्ट्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत के शहरी बदलाव को आकार देने के 50 वर्ष पूरे हुए। यह स्मार्ट सिटी के विषय में बता रहा है, जो कि जीएस पेपर 1 में आएगा। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत सोसाइटी में आएगा। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी प्लस पहले आएगा ये ज्योग्राफी के अंतर्गत, नगरीकरण के अंतर्गत, फिर आएगा ये जीएस पेपर नहीं, पहले आएगा ज्योग्राफी, नगरीकरण की प्रक्रिया, और सोसाइटी में आएगा ये शहरीकरण के परिणाम या प्रभाव। क्या इसमें है? विज्ञान भवन में रेजिलिएंट अर्बन इंडिया @2047 विषय के अंतर्गत स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। शहरों के जलवायु से जुड़े बढ़ते दबावों का सामना करने के कारण भविष्य में शहरी विकास में सक्रिय योजना निर्माण, प्रकृति आधारित समाधान, हरित बुनियादी ढांचा और टिकाऊ प्रणालियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी। डॉक्टर पी.के. मिश्रा राष्ट्रीय शहरी शिक्षण मंच का शुभारंभ किया गया, जो आईजीओटी मिशन कर्मयोगी के शहरी क्षेत्र से संबंधित शिक्षण मंच के रूप में कार्य करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स मार्क्स 50 ईयर ऑफ द शेपिंग इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत अर्बन इंडिया रिसिलिएंट अर्बन इंडिया @2047 के अंतर्गत आएगा। अब आगे है एनएफडीसी ने बेब्स डॉक बाजार रिकमेंड के तहत उन चुने हुए परियोजनाओं के तहत की घोषणा की जिन्हें बेब्स डॉक बाजार 2026 में दिखाया जाएगा। बेब्स डॉक बाजार 19 देशों और 35 भाषाओं की 150 वैश्विक प्रविष्टियों में से 12 परियोजनाओं को चुना। एनएफडीसी ने बेब्स डॉक बाजार 2026 में हिस्सा लेने वाले 3 बेहतरीन परियोजनाओं के लिए 3 लाख रुपये का नकद अनुदान देने की घोषणा की। इससे संबंधित एक पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है।
भारत फ्रांस ATL ब्रिज और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत फ्रांस ATL ब्रिज पहल वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल, जिनका समन्वय फ्रांस में ला फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम द्वारा किया जाएगा। सेकेंड नंबर आर्टिकल कथन है, कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन केवल जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 13(1) के तहत किया जा सकता है। कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का सह अध्यक्ष पौधों की किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA का वर्तमान अध्यक्ष होता है। आंसर देना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंप स्टार्ट इंटरवेंशन पहल के तहत शुरुआती आनुवंशिक विविधता को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान में प्राकृतिक माहौल में चूजे निकाले जा रहे हैं। प्रोजेक्ट GIB के तहत प्रबंधित प्रजनन के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र जैसलमेर के समक्षेत्र में स्थापित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या गलत। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, बोथ, नाइदर 1 and नाइदर 2। अगला एक मेंस का अभ्यास प्रश्न है जो देख लेता हूँ। क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ विंड एनर्जी एंड इंश्योर energy security while simultaneously addressing climate change mitigation. Is India offshore wind energy policy sufficient to achieve the 100 gigawatt target by 2030? Analyze logically 250 वर्ड। यानी हिंदी में देख लेता हूँ। जलवायु परिवर्तन समन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में पवन ऊर्जा विंड एनर्जी की भूमिका का क्रिटिकली एनालिसिस करें। क्या भारत के ऑफशोर अपतटीय पवन ऊर्जा नीति विंड एनर्जी पॉलिसी 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सफिशिएंट है, तार्किक है? तार्किक विश्लेषण करें। ये काफ़ी अभ्यास प्रश्न महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर अगला आर्टिकल है, केंद्रीय संचार मंत्री श्री एवं संचार मंत्रालय से संबंधित है। इसमें मेन चीज़ का फोकस किया गया है ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल सेवा। ड्रोन आधारित, जिसमें दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में तीव्र और अधिक कुशल संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 150 चिन्हित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई। ओके, हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग खास तौर पे। फिर अगला आर्टिकल है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप विकास के अगले चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री महोदय ने कहा, हाल के वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक विज्ञान और समाज के बीच बढ़ता जुड़ाव रहा है। स्टेट वर्ड ऑफ राजस्थान।